जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एब्यूलियोस्कोपी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, उसको हम एक ख़ास उसका वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, एक ख़ास टेम्परेचर पर उसका एक ख़ास वेपर प्रेशर होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके हम करीब पहुंचते चले जाएंगे। जैसे ही एक टेम्परेचर पॉइंट आता है जहां पे आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल जाता है विच इज़ 760 टॉर, ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उस सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके बराबर आपका वेपर प्रेशर भी पहुंच जाता है। वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है 760 टॉर। तो उस टेम्परेचर पॉइंट को, जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी, उस टेम्परेचर की वैल्यू को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, कि जहाँ पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, वो इक्वल हो गया है। अब इसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, यानी हम सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखते हैं कैसे। ये देखिए, जैसे जैसे हमने सोल्यूशन को भी हीट करना शुरू किया, इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ने लग गया और हम उसी टेम्परेचर पॉइंट पर पहुंच गए जिस पर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो गया था। यानी उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो इस टेम्परेचर पर 760 टॉर हो गया था। लेकिन सॉल्यूशन के मामले में अभी तक हमें 760 टॉर प्रेशर नहीं मिला। टेम्परेचर तो वो वाला मिल गया है जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, लेकिन अभी तक वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, जिस वजह से इस सॉल्यूशन का अभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ। तो इसके लिए हम मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते करते जैसे ही वैल्यू वेपर प्रेशर की 760 टॉर पे पहुंचेगी, तो जो उस टेम्परेचर को आपने नोट डाउन कर लेना है, वो टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब ये बात यहां से साफ जाहिर हो रही है कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, उसको हम टी नॉट से जाहिर करते हैं, और जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस बुक्स में ये T1 से T2 ये भी कहा गया है। T2 वाली वैल्यू यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, और जो T नॉट है प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। तो हम T माइनस टी नॉट करते हैं विच इज़ डेल्टा नॉट, यानी कि हमें चेंज पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है। ठीक है, इंक्रीज होना, एलिवेट होना, बढ़ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा टी बी के साथ हम बॉइलिंग पॉइंट के जो बढ़ने का अमल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बजाते खुद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बजाते खुद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये डेल्टा टी बी है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसकी हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने डिराइव करना है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी एक्सप्लेनेशन वही जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि उसमें आप लिखेंगे टी नॉट क्या है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट है आपके पास। ठीक है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर पी होगा तो उस वक्त टेम्परेचर टी के साथ बॉइलिंग पॉइंट हमें सोल्यूशन का मिलता है,
इस तरह से डेल्टा टी बी की वैल्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है जिस इक्वेशन को कहते हैं क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, उस इक्वेशन की एक पूरी डेरिवेशन है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, जो आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो इक्वेशन ये सामने आपके लिखी हुई है, आपने इसको एज सच ही याद करना है। वो क्या है? ln P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू del HV ओवर R इंटू T2 minus T1 divided by T1 T2 bracket close. This is Clausius-Clapeyron equation. According to this equation, इस इक्वेशन के मुताबिक एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर T1 वो होगा P1। टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर P1। इसी तरह अगर वेपर प्रेशर P2 है तो उस वो अचीव हुआ है टेम्परेचर T2 को। ये दो वेपर प्रेशर की वैल्यूज मिल गई हमें। इसके बाद डेल एच वी, यहाँ पे जो हमने डेल एच वी लिखा है, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी 1 मोल सॉल्वेंट लिया जाए तो उसको वेपराइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर है उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट कह रहे हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हमने अपनी जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसके मुताबिक लिखा है। T1 और हमारे पास जो P1 है ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है। P1 यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए है और हमारे पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो हमने एब्यूलिस्कोपी करनी है उसके मुताबिक जो सॉल्वेंट है उसकी जो वैल्यू है वेपर प्रेशर की, ठीक, वो P और T नॉट, P और T नॉट। और इसी तरह जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी जो वैल्यूज हैं वो T और P नॉट। ये अपने पास दो वैल्यूज आ गई, इनको हम अपने पुट करेंगे, ठीक है, यानी P2 की जगह पे हम P नॉट पुट कर देंगे और P1 की जगह पे हम P पुट कर देंगे। बाकी ये T2 की जगह पे T पुट करना है, T1 की जगह पे T नॉट पुट करना है हमने। चलिए अब हमारे पास इक्वेशन को अरेंज करते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करते हैं यानी T माइनस टी नॉट आपको पता है किसके बराबर है? डेल्टा टी बी के, डेल्टा टी बी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो एल एन पी नॉट डिवाइडेड बाई पी लिखा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पी नॉट हमारे पास नोमिनेटर में है और P जो है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक। P ओवर P नॉट ओवर P, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, P नॉट को नीचे ले आए, P को ऊपर ले जाएं, ये P ओवर P नॉट, तो आपको माइनस का साइन बाहर लिखना पड़ेगा। ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन को अंदर लेके आएंगे तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये इन्वर्स हो जाएगी, P नॉट ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, फिर ये माइनस का साइन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये P ओवर P नॉट फॉर्म चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन बाहर लिखकर इसको रीअरेंज कर लेते हैं। आपके पास ये इक्वेशन बन गई। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करवाने के लिए हमें सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करनी होती है, यानी कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब है T किसके इक्वल होगा? नियरली इक्वल टू T नॉट। T नियरली इक्वल्स टू T नॉट, यानी कि
जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, वो दोनों नियरली बराबर है, तकरीबन बराबर है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क आया है, इसी फर्क को हमने देखना है। ठीक है, अगर टी और टी नॉट बराबर है तो ये जो टी नॉट लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम सिर्फ एक वैल्यू कर सकते हैं, टी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी कहा कि ये दोनों वैल्यूज तकरीबन बराबर हैं, तो इसका मतलब है अगर इसको भी हम टी नॉट ही कंसीडर कर लें तो ये टी नॉट और टी नॉट, तो ये टी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या बन रही है, माइनस ln p ओवर p नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच बी ओवर आर डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई टी नॉट का स्क्वायर, यानी हमने इस टी नॉट की जगह पे टी नॉट का स्क्वायर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई जी। अब हमने रोल्स लॉ पढ़ा, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हमने पढ़ी, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन, ठीक है, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन, जिसमें x1 सॉल्यूट की जो सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट की मिकदार कितनी है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी है। जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा प्रेशर होगा। ये हमने रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन। अब इसमें हम P नॉट को अगर डिवाइड करवा दें, P इधर आ जाए, P ओवर P नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, P ओवर P नॉट इक्वल टू एक्स वन। और हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी होता है x1 प्लस x2, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है। और x1 की वैल्यू निकालें यहाँ से तो वो आती है 1 माइनस x2। अब इसकी जगह पे हम x1 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस x2, तो इसमें P ओवर P नॉट किसके इक्वल आ रही है, 1 माइनस x2 के इक्वल आ रही है। यानी इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने P ओवर P नॉट लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम 1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा और आखिर में एक छोटी सी इक्वेशन बनाई जाएगी, ठीक है। इस बड़ी सी इक्वेशन को बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन बना लेंगे और जो हमें एक एक्सप्लेनेशन देगी एब्यूलियोस्कोपी के बारे में, उसकी हम डेरिवेशन कर रहे हैं। सो P ओवर P नॉट की जगह पे हम 1 माइनस x2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये P नॉट ओवर P था, हमने वो माइनस लगा के बाहर P ओवर P नॉट किया ताकि इसकी जगह पे 1 माइनस x2 लिखा जा सके। सो 1 माइनस x2 लिखें यहाँ पे, ये आ गया 1 माइनस x2 हमने पुट किया, ये आ गया 1 माइनस x2 इज इक्वल टू डेल एच बी डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई टी नॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास वही इक्वेशन है। अच्छा, अब एक मैथमेटिकल ये फॉर्म है माइनस एल एन इंटू 1 माइनस x2, ठीक है। ये एफएससी की मैथ के अंदर ये इक्वेशन पढ़ाई जाती है, ठीक है। एक्सपेंशन इक्वेशन होती हैं, इनको हम मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन कैसे कैसे की जा सकती है कि अगर लिखा हो ln इंटू 1 माइनस x2 तो वो इक्वल होता है माइनस x2 प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये जो साइन है ये वाला, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो अप टू सो ऑन इस तरह चलता जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस इस तरह से वैल्यूज चलती जाती हैं। और x2 का स्क्वायर, x3 का, x2 की पावर 3, x2 की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन, और उसी नंबर का फैक्टोरियल लेकर हम डिवाइड भी करते हैं। ये एक लंबी चौड़ी इक्वेशन होती है।
अब जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और हमने ये बात भी कही है कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो इसका मतलब है x2 की वैल्यू बहुत छोटी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना, तो मोल फ्रैक्शन यानी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब है सोल्यूट की क्वांटिटी कम है। फर्ज करें अगर सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो 0.001 है, x2 की कीमत मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट वो फर्ज कर लिया 0.001 है, तो इसका स्केयर लें जरा, देखें ना स्केयर भी है, फिर उसकी पावर 3 भी है, आगे भी और होगा, स्केयर लेते हैं, वो क्या बन जाएगा 0.0000001। अच्छा फिर x2 का क्यूब भी है, ये देखिए क्यूब लें जरा, वो क्यूब क्या आ जाएगा 0.0000001, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यूज। तो जैसे जैसे हम x2 का स्केयर, x2 की पावर 3, x2 की पावर 4, ये सारी वैल्यूज लेते जाएंगे यहाँ से आगे, तो वो सारी वैल्यूज छोटी होती चली जाएंगी। तो सॉल्यूशन के डाइल्यूट होने की वजह से हम उन सारी वैल्यूज को निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज बहुत छोटी हैं, वेरी स्मॉल। तो वो सारी वैल्यूज छोटी हैं इसलिए सबको निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रह गई -x2। ये तो ln1 -x2 बराबर आ जाएगा नियरली इक्वल टू -x2 के, ठीक है। सो ln1 -x2 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं -x2 को, यानी इक्वेशन नंबर 5 को हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास, माइनस इंटू ln -x2, यहाँ पे हमने ln इंटू 1 -x2 की जगह पे -x2 पुट करना है। ये माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, ये देखिए ये माइनस एज सच, उसके बाद ln1 -x2 है, उसकी जगह पे हम -x2 लिखेंगे। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक। बाकी वही डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट का स्क्वायर, डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 6 को ज़रा अरेंज करते हैं। डेल्टा टी बी हमने अभी इसको भी पढ़ रहे हैं ना, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस डेल्टा टी बी को हम सेपरेट करते हैं। डेल्टा टी बी को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आएंगी आर टी नॉट का स्क्वायर ओवर डेल्टा एच बी डॉट x2, इक्वेशन नंबर 7 बन गई। नाउ जी, इसके बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें आर टी नॉट का स्क्वायर ओवर डेल्टा एच बी, ये सारे कांस्टेंट हैं। आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो भी कांस्टेंट है, डेल्टा एच बी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, ये सारे कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो डेल्टा टी बी है ये सिर्फ और सिर्फ x2 पर डिपेंड कर रही है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही है। अच्छा x2 की वैल्यू निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, दोनों का सम। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो इसकी वजह से हम जो डिवाइड में n2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये बहुत ही छोटी वैल्यू होने की वजह से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको निगलेक्ट कर दिया, n2 को निगलेक्ट करेंगे तो पीछे आपके पास n2 ओवर n1 बच जाएगा, n2 ओवर n1, ठीक है।
अब N1 अगर आप ये कंसीडर करते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है फॉर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और N2 जो है ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम N2 की जगह लिख सकते हैं M मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। M is the molality of solution, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट आएगा, ठीक है, फॉर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपके पास N2 की जगह पे आ जाएगा M, ठीक है, N1 की जगह पे N1, ठीक है, यानी हमने N2 की जगह पे मोलैलिटी पुट कर दी। तो X2 की जगह पे आपके पास M/N1 वैल्यू पुट की जा सकती है। X2 की जगह पे हम M/N1 पुट करेंगे, ये देखिए M/N1, N1 कहाँ गया, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब इस इक्वेशन को जरा समझ लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये रीडिंग करें सब बच्चे। जिस वक्त भी किसी केमियाई मरकब सॉल्यूशन का 1 मोल 1000 ग्राम पानी के अंदर हल किया जाए तो 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यानी अगर आप 1000 ग्राम पानी लेते हैं और उस 1000 ग्राम के अंदर सोल्यूट का 1 मोल ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन आपका 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर हो हमें तैयार करना हो तो 0.1 को नज़रअंदाज भी कर दें तो X2 की कीमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि X2 बहुत छोटा है ना, इसी वजह से हमने निगलेक्ट किया है N2 को जो डिवाइड में है, क्योंकि 1000 ग्राम सॉल्वेंट फर्ज किया पानी है जो इसके मोल्स बनते हैं N1 विच इज 56, ठीक है, 1000/18 56 मोल्स बनते हैं पानी के, ठीक है, अगर वो 1000 ग्राम है। लिहाजा अगर हम 0.1 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 0.1 करते हैं यानी कि 0.1 क्या है, ये आपके पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसमें 0.1 ऐड कर भी दें 56 के अंदर तो वो वही वैल्यू रहती है, कोई फर्क नहीं आता, 56.1 बन जाएगा। तो उसको 0.1 को जो डिवाइड में है उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि हम इस N2 को जो डिवाइड में है उसको छोटी वैल्यू होने की वजह से इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जी, अब हमारे पास हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। यहाँ पे N1 जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे इसको हमने देखना है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट and all other parameters within the bracket are also related with the nature of solvent। कि जितने भी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं पैरामीटर्स, R है, T0 का स्क्वायर है, डेल्टा HB है, N1 है, ये सारी वैल्यूज सॉल्वेंट की हैं। सोल्यूट की वैल्यू कौन सी है, ये M, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये सारी कांस्टेंट हैं, ठीक है। N1 भी कांस्टेंट है, RT नॉट्स का स्क्वायर, डेल्टा HV सारी कांस्टेंट है, इसको हम कह देते हैं KB, कांस्टेंट KB, ठीक है। अब डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इक्वेशन आपके पास, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट M। इस KB को क्या कहते हैं, मोलल
बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि के बी को डिफाइन करें तो आप कहेंगे इट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है। कब? जब कोई भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हम 1 मोल लेकर 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा उस इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम कहेंगे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी इसको मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास दो बीकर हैं आपके पास, दोनों के अंदर आपने वाटर 1000 ग्राम लिया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको पता है। अच्छा, अब आप दोनों बीकर्स के अंदर डिफरेंट सोल्यूट ऐड करेंगे। फर्ज कर लिया हमने फर्स्ट बीकर के अंदर यूरिया 1 मोल लेकर ऐड कर दिया और सेकंड बीकर के अंदर हमने 1 मोल ग्लूकोज लेकर ऐड कर दिया। दोनों डिफरेंट सॉल्वेंट है, यूरिया और ग्लूकोज। हमने दो सॉल्यूशंस तैयार कर लिए। चलिए अब हम इनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं। जब आप बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और फर्ज करें कि फर्स्ट वाले बीकर का जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज। यानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट था तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो दूसरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है वो भी बिल्कुल इसी वैल्यू के साथ इंक्रीज हुआ है, यानी एग्जैक्ट 110 डिग्री सेंटीग्रेड दूसरे बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी दोनों सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। तो सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि आप सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी ऐड कर दें, चाहे वो यूरिया हो, चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, अगर उस सोल्यूट की मिकदार 1 मोल ली है और उसको आपने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है तो जो बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन है, जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी हर सॉल्यूट के लिए वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज होगा, जो अभी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना इंक्रीज होना है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा के बी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आपने 1 मोल लिया है सोल्यूट का और उसको 1000 ग्राम के अंदर ऐड किया है, के बी। अच्छा, अब इसका मतलब है ये के बी तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब डेल्टा पी बी जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी के ऊपर। इट मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। यानी सॉल्यूशन की मोलैलिटी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सॉल्यूशन की मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर 1 मोल सोल्यूट लिया है और उसको 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ेगा, फर्ज किया वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो हर सोल्यूट की 1 मोल के लिए उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप सोल्यूट की अमाउंट डिफरेंट लेते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी
डिफरेंट तरीके से इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सोल्यूट की अमाउंट लेंगे, मोलैलिटी लेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सो इक्वेशन नंबर 10 से हम ये कंक्लूजन्स डिराइव कर सकते हैं। ये 3 कंक्लूजन्स हैं। फर्स्ट, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। वैल्यू ऑफ Kb कांस्टेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि Kb की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि सॉल्यूशन उस वक्त सिर्फ 1 मोल ही होगा तो ही Kb वैल्यू मिलती है। अगर 1 मोल नहीं लेंगे तो आपको तो फिर Kb की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है 1 मोल हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल ही रहती है, इसलिए सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी सॉल्यूशन हो तो वो इसी तरह का वैल्यू देगा। ठीक है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Kb शुड एग्री विद ईच अदर। ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, अगर हम मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पे खुद से पुट करते हैं डिफरेंट वैल्यू, और कैलकुलेटेड वैल्यूज जो हैं वो दोनों एग्री करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मैस, मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, फ्रॉम वैल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे? मोलैलिटी जो m है, इसका फार्मूला होता है मैस ऑफ सोल्यूट, W2 से रिप्रेजेंट किया, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट M2 मल्टीप्लाई 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, W1 डिवाइडेड बाय 1000। सो इसमें हम इन वैल्यूज को उठा के m की जगह पे पुट कर सकते हैं, W2 ओवर M2 मल्टीप्लाई 1 ओवर W1 ओवर 1000। तो ये 1000 डिवाइड के डिवाइड में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये 1000 इसके साथ लिख सकते हैं हम, 1000 मल्टीप्लाई W2 डिवाइडेड बाय M2 W1, मोलैलिटी की इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन नंबर 11 को हम इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे m की जगह पे। सो मोलैलिटी का जो फार्मूला है उसको हमने जैसे ही पुट किया वो इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई 1000 W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई M2। हमने क्या फाइंड करना था? मोलर मैस, मोलर मैस, सोल्यूट का मोलर मैस मालूम करना है M2। तो इस M2 को सेपरेट कर लें, M2 को सेपरेट किया तो इज इक्वल टू KB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू 1000 W2 डिवाइडेड बाय W1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमें बता सकती है कि मोलर मैस ऑफ सोल्यूट कितना है। ठीक है, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट M2 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से पता चल सकती है। इसके लिए वही एक्सपेरिमेंट आपको दोहराना होगा और आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज से आप रिजल्ट निकालते हुए इक्वेशन बना लेंगे, आपके पास M2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जी, इसमें लास्ट ये पॉइंट आपका कि हमने ये कहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रिवाइज करें जरा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी है तो इसका मतलब इसको भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो डेल्टा TB है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना है, वो मोलैलिटी के इक्वल है, मोलैलिटी के इक्वल है।
जैसे जैसे मोलैलिटी बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो इसका मतलब यह है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट कह रहे हैं, यानी सोल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, सोल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। सोल्यूट की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। मैस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। मैस पे डिपेंड नहीं करता, सोल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। तो मोलैलिटी अगर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूट के ज्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट की जो इंक्रीज है वो भी ज्यादा मिलेगा। फर्ज कर लिया कि 1 मोल के लिए अगर आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज मिलता है, तो 2 मोल के लिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज मिलेगा। ठीक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से वैल्यू जैसे जैसे आप मोलैलिटी की बढ़ाते चले जाएंगे, आपके पास डेल्टा टी बी की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल से भी बताया कि यूरिया और ग्लूकोज दोनों आप डिफरेंट सोल्यूट ले लें, लेकिन उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज है डेल्टा टी बी वो सेम होगा। यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज भी दी गई हैं। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के बी की वैल्यूज दी गई हैं। एस्टिक एसिड अगर हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो 1 मोलर अगर हम सोल्यूशन इसमें ले लेते हैं, किसी भी सोल्यूट को लेकर, या आप यूरिया ऐड करते हैं, चाहे आप उसमें जो भी सोल्यूट ऐड करते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो उसकी जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है के बी की वैल्यू वो 3.07 मिलती है। इस तरह एसीटोन की 1.71 है एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये के बी की वैल्यूज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास टॉपिक आ जाता है सर ये वैल्यूज याद करनी है? नहीं, वैल्यूज याद नहीं करनी, जस्ट आपको ये बताने के लिए वैल्यूज। जी, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट आपके पास ये टॉपिक दिया गया है कि ये आपकी खुद आपने ये याद करना है, जस्ट ये इसकी ऑपरेटर्स है। ठीक है, लैंड बर्गर मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, कि जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है उसके लिए, उसकी नोट डाउन के लिए कि हम कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये पता लगाने के लिए ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है। यानी एब्यूलिस्कोपी की स्टडी के लिए हम ये लैंड्स बर्गर मेथड के जरिए मालूम करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स है इसमें। ठीक है, बैकमैन थर्मोमीटर वगैरह वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जस्ट ये आपने रीड करना है एक बार इसको। ठीक है, इसकी प्रोसीजर को पढ़ना है कि इसमें हम कैसे कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बस ये इसमें आपने ये मेथड पढ़ना है। और दूसरा आपने ये इसका जो दूसरा सेकंड मेथड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को नोट करने के लिए, वो है कॉट्रेल्स मेथड। ठीक है, ये इसका ऑपरेटर्स दिया गया है और ये इसकी वर्किंग और इसकी प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे इसका वर्क करना है। ठीक है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसकी वैल्यू से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बस ये दो ऑपरेटर्स आपने याद करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक पढ़ा है कंप्लीट, ये आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछ लें।
जी, ये बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी, ठीक है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें क्वेश्चंस के साथ आपको बताया गया है कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो हम आज हमारा जो सॉल्यूशंस का चैप्टर है इसकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें कैटालिसिस ये चैप्टर नहीं है। थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री ये नहीं है। थर्मोडायनामिक्स, कार्नोट साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स। किसी स्टूडेंट ने ये बुक खोली भी है अभी तक कि बस खाली मैंने दी ही है? सर देखिए। गुड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चैप्टर आपका इंक्लूड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिक्स हमने कर लिया है। केमिकल बॉन्डिंग ये आपके बाद में चैप्टर्स आएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लिक्विड लिक्विड ये आ गया। शायद जो डेविएशन ऑफ फ्यूल गैसेस है कौन सा टॉपिक? सर, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस हाँ फ्रॉम जी। आइडियल बिहेवियर। सर उसमें वंडर वाल्स का जो उन्होंने कंसेप्ट दिए थे वो लिखने हैं या सिर्फ डेविएशन लिखनी है, काजेज ऑफ डेविएशन और एक्सप्लेन कर देना है? नहीं, उसमें वंडर वॉल का कॉन्सेप्ट भी लिखना है। और वैलिडिटी भी? नहीं, वैलिडिटी का फिर बोला तब टॉपिक शुरू हो जाता है, वैलिडिटी नहीं लिखनी। ओके सर। वो जो ए और बी के यूनिट्स निकालने तक वर्क है वो वहां तक करना है। सर आप किस बुक की बात कर रहे हैं? ये बुक मैंने आपकी टीम्स में सेंड की है, ठीक है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री बाय आर.एल. मदन। मैं इसको बुक को, ये चैप्टर हमारे पास ये सॉल्यूशंस का चैप्टर है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स। इसमें रोल्स लॉ दिया गया है, रोल्स लॉ आपके कंटेंट का हिस्सा है, ठीक है, हमने पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एजियोट्रॉप्स हमने पढ़ लिया है। एजियोट्रॉप्स, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ये इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। और फिर उसके बाद ये आ जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, ये नहीं, ये डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 25.10 टॉपिक है ये आपका, ठीक है। उसके बाद हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये कल का टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये हमने पढ़ने हैं। तो इस बुक से मैं ये ऊपर करता हूँ। ये सॉल्यूशन का चैप्टर है हमारा। ये आपके वो टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ लिए हैं। ये वैल्यूज ऑफ वीसी, जीसी, पीसी, not practice, solve problems, good state. लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स का ये टॉपिक है आपका,
ठीक है, इसमें फर्स्ट में तो वो आपकी एग्जांपल्स बताई गई हैं। ठीक है, ये आपके पास रोल्स लॉ दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद ये आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो जिनके पास बुक्स ना हो तो ये भी आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हैंडरेल आपके कोर्स का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पढ़े हैं। एजियोट्रॉपिक भी यहाँ पे मौजूद है। ये एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये वाले यहाँ से शुरू होते हैं। सॉल्युबल लिक्विड्स हैं। पेपर प्रेशर ऑफ कंपोजिशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। अव्वल तो अगर आपके पास बुक है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास, बस आज हमने यहीं तक स्टडी किया कि यहाँ तक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।